मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। जीव विज्ञान में हम लोग जो है आज अध्ययन करेंगे आनुवांशिक रोग का है। रोग चल रहा है, डिजीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने अब तक जो है डिजीज़ में अध्ययन कर लिए थे कौन से, संचारी रोग, संचरण वाले रोग जो है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जन्मजात रोग, जिसको आनुवांशिक रोग भी कहते हैं और जन्मजात रोग, ठीक है। तो देखो, इसको समझने से पहले आप समझ लीजिए जन्मजात रोग कैसे आते हैं। जन्मजात रोग होते क्या हैं? जब माता पिता से अपनी संतान में रोग जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, जन्मजात। यानी बच्चा जन्म के साथ ही रोग को लेकर आता है तो उसे वो क्या है, जन्मजात रोग है। तो ये अब माता पिता से कैसे जाता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, सेल से हुआ है। शरीर का निर्माण जो है सेल से हुआ है। और सेल में जो है इसका, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। सेल के कुछ भाग, मतलब उसके कुछ कोशिकांग होते हैं, अंग होते हैं, जिसमें एक केंद्रक होता है, सेल के केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक। जिसको गुणसूत्र कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं इस केंद्रक के अंदर, जो जोड़े में होते हैं। कैसे होते हैं, जोड़े में, इस तरीके से ऐसे जोड़े में होते हैं, ठीक। तो मानव शरीर में जो है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े। तो प्रश्न यहीं से बन जाता है कि गुणसूत्र मानव शरीर में कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े। मानव शरीर में किसमें, केंद्रक में, किसमें पाए जाते हैं, केंद्रक में। सेल के, कोशिका के केंद्रक में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े। 23 जोड़ों में जो है 22 जोड़े जो होते हैं वो दैहिक होते हैं। 22 जोड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैहिक होते हैं। दैहिक मतलब ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। यहाँ तक आ रहा है ना, उसे बताते रहना। यहाँ तक आ रहा है, इधर दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो 22 जोड़े क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और जो लास्ट जोड़ा होता है, अंतिम जोड़ा जो होता है, 23वां जोड़ा जिसको कह सकते हो, वो क्या होता है, आलोसोम होता है। आलोसोम मतलब लैंगिक होता है। ये क्या होता है, लैंगिक होता है। अर्थात ये जो है महिला होगा या पुत्र होगा, जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, महिला होगी या जो है पुरुष होगी, महिला या पुरुष होगा, तो वो किससे निर्धारित होगा, 23वें जोड़े से, जो आलोसोम है। और ऑटोसोम से इंसान के शरीर की रचना होती है। किससे, इन 22 जोड़ों से। इन 22 जोड़ों से मानव के शरीर की रचना होती है, ठीक है। और 23वां जोड़ा क्या बताता है कि वो मतलब संतान पुत्री होगी कि पुत्र होगा, तो वो 23वें जोड़े से हमको पता चलता है। इसी में हमने बताया था कि जब हम क्रोमोसोम को खींचते हैं, इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम है, जब इसको खींचते खांचते हैं इस तरीके से, तो ये क्या बन जाता है, डीएनए। ये इसके अंदर, यानी जब जूम करेंगे, क्रोमोसोम को जूम करेंगे, मोबाइल को जूम करके बड़ा देखते हैं ना, तो क्रोमोसोम को जब जूम करके बड़ा देखोगे तो हमको डीएनए दिखाई देगा। और डीएनए को जूम करके जब बड़ा करके देखोगे तो क्या दिखाई देगा, जीन दिखाई देगा। वहाँ क्या दिखाई देगा, जीन। और जीन जो है ये क्या होती है, आनुवांशिकता का वाहक होती है। आनुवांशिकता का क्या होती है, वाहक होती है। अगर प्रश्न में ये तीनों चीज़ दिया है तो हम जीन को टिक लगाएंगे, लेकिन आनुवांशिक तो ये भी है, क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम दिया है और डीएनए और जीन नहीं दिया है तो क्रोमोसोम को मान लेंगे, क्योंकि तीनों जो है। लेकिन जो अल्टीमेट है, जो लास्ट है, मतलब जिससे जो है आनुवांशिक चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, वो किससे जाती हैं, जीन से जाती हैं। हम पढ़ा भी चुके हैं, तो यहाँ पर जीन के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्रोमोसोम को जब जूम करते हैं तो डीएनए पता चल जाता है उसमें, और डीएनए को जूम करते हैं तो हमको क्या पता चलता है, जीन पता चलता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्रोमोसोम का अध्ययन कर रहे हैं कि क्रोमोसोम में जो है कितने जोड़े जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र, हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो 23 जोड़े, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, या इसको दैहिक जोड़ा बोलते हैं। कैसा, दैहिक जोड़ा। दैहिक यानी मानव शरीर का, इससे मानव शरीर की रचना होती है। हाथ, पाँव, अंगुली, नाक जो है, ये सब खोपड़ी, ये सब किससे बनता है, 22 जोड़ों से, ठीक। और बाकी एक जोड़ा जो होता है, इससे लिंग का निर्धारण होता है, ठीक। अब ये कैसे होता है, सामान्य रूप से नियम ये है
कि मतलब सभी में 23 जोड़े होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इधर हम मान लेते हैं ये मेल है और इधर ये मान लेते हैं ये क्या है, फीमेल है। ठीक, सभी में 23 जोड़े, 23 जोड़े मतलब कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र इसमें होंगे। नॉर्मल व्यक्ति यही होता है, 46 गुणसूत्र अगर व्यक्ति के अंदर है तो वो क्या है, नॉर्मल है। कम ज़्यादा है तो वही बीमारी हो जाएगी, कम ज़्यादा है तो वो बीमारी हो जाएगी। कैसी बीमारी हो जाएगी, आनुवांशिक रोग, जन्मजात बीमारी, जो कि अपने माँ बाप से लेकर आया है बच्चा। ठीक है, तो अब ये कैसे सामान्य रूप से इसका कैसे होता है कि आधा तो पुरुष का जाएगा, आधा पुरुष का जाएगा, यानी कि 46 का आधा कितना होगा, 23, और 23 में भी 22, तो 22 अर्थात 11 जोड़ी 22, ये तो पूरी संख्या बता रहा हूँ। 22 का जोड़ी में क्या होगा, 11 जोड़ी किससे आएगा, आपका ऑटोसोम से, और एक जोड़ी जो है किससे जाएगा, आलोसोम से, अर्थात 2, मतलब एक जोड़ी ये हो गया, और 11 जोड़ी, इसको 11 लिखेंगे तब आएगा, ये 11 जोड़ी और एक जोड़ी, तो 23 हो गया ना। 23 इसके आधा आएगा, अर्धसूत्री विभाजन इसको कहते हैं। आधा इसका आएगा, आधा जोड़ा मतलब 23 में से आधा इसका आएगा, किसका, पुरुष का, और आधा आएगा महिला का, आधा महिला का आएगा। तो इधर से भी आधा आ जाएगा 23, तो फिर बन गया 46 की नहीं। तो जो संतान होगी उसमें भी 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, यानी आधा जो है पुरुष का, आधा महिला का गुणसूत्र जाएगा, जिसमें 11 जोड़ी जो है दैहिक के आएंगे, और जो ये तो एक ही जोड़ी है, तो एक जोड़ी मतलब एक संख्या आएगी, ना कि जोड़ी आएगी। जोड़ी तो एक ही है, किसकी, आलोसोम की। लैंगिक निर्धारण वाले क्रोमोसोम की जोड़ी सिर्फ एक ही है, तो संख्या में कितने हुए, 2 हुए, तो एक ही आएगी, यहाँ पर जोड़ी नहीं आएगी, इसलिए हमने यहाँ संख्या लिख ली है। तो 46 का आधा 23 हो गया, 23 गुणसूत्र पुरुष का आएगा और 23 गुणसूत्र महिला का आएगा, किसमें से, अल्ट्रोसोम से, और एक गुणसूत्र जो है पुरुष का आएगा और एक गुणसूत्र महिला का आएगा, किसमें से, लैंगिक वाले में से, आलोसोम में से। तो इस तरीके से एक जो है संतान की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। अब इसमें जब गड़बड़ हो जाती है तो फिर वो संतान बीमारी से पीड़ित हो जाता है। तो ये बीमारी भी इन्हीं दोनों के आधार पर बनेगा, ऑटोसोमल बीमारी और आलोसोमल बीमारी। ऑटोसोमल बीमारी और आलोसोमल बीमारी। ऑटोसोमल बीमारी में 2 प्रकार की जो है बीमारी देखने को मिलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये गुणसूत्र के किसमें, ऑटोसोम में अव्यवस्था होने के कारण, किसमें, ऑटोसोम में जो 22 जोड़ी हैं, उन 22 जोड़ी गुणसूत्रों में कोई अव्यवस्था हो जाती है, तो उससे जो है कौन से 2 रोग होते हैं, पटाऊ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। और अगर यक्स मतलब क्या नाम है, इसमें 23वें जोड़े में, और 23वां जोड़ा किसका होता है, लैंगिक का, आलोसोम का। तो 23वें जोड़े में अर्थात जो आलोसोम है उसमें अगर कोई दिक्कत हो गई तो उससे वर्णांता बीमारी हो जाती है, जिसको डाल्टोनिज्म कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है। ये रोग हो जाते हैं, 4-5 रोग ये हो जाते हैं, जो किससे, आलोसोम में गड़बड़ होने के कारण, आलोसोम में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, तो इसके कारण ये दिक्कत होती है। ठीक, तो ये कोई एक तरीके की बीमारी नहीं होती है, ये जो है इससे मतलब शरीर की कमी है, शारीरिक रचना में कमी होती। इसमें कमी होगी तो जननांगों में कमी आएगी। इससे भाई क्या निर्धारित होता है, लिंग का निर्धारण होता है, तो इसमें कमी होगी तो जननांग निर्धारित जो है गड़बड़ होगा, और इसमें कमी होगी, इस वाले में कमी होगी ऑटोसोम में, तो क्या चीज़ मतलब शारीरिक बनावट में, संरचना में जो है दिक्कत आएगी, इंसान की संरचना में। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ऑटोसोम में जो है पटाऊ सिंड्रोम, जो बीमारी है पटाऊ सिंड्रोम, ये महिला में भी हो सकता है और पुरुष में भी। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, पटाऊ सिंड्रोम केवल महिला को होगा या केवल पुरुष को होगा या दोनों को होगा? तो किसको होगा? दोनों को हो सकता है, महिला हो या पुरुष हो। पटाऊ सबको पटा लेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो पटाऊ सिंड्रोम हो जाएगा। और इसमें कैसे होता है, मैंने बताया 22 जोड़े होते हैं, किसमें? ऑटोसोम में। तो जो 13वां जोड़ा होता है, भाई 1 से लेकर के 22 तक जोड़ी होंगे तो बीच में कोई ना कोई 13वां तो पड़ेगा ना। तो जो 13वीं जोड़ी होती है, उस 13वीं जोड़ी में एक जो है क्रोमोसोम बढ़ जाता है। जोड़ी मतलब 2 होंगे, जोड़ी का मतलब 2 होते हैं, लेकिन 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाएं, 3 क्रोमोसोम हो जाएं, किसमें? 13वें जोड़े में अगर संख्या 1 बढ़ जाए, मतलब पेयर के अलावा एक एक्स्ट्रा आ जाए उसके अंदर गुणसूत्र जो है,
तो फिर वैसे तो नॉर्मल 46 होती है गुणसूत्र, लेकिन एक बढ़ जाएगा तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47। तो प्रश्न यहाँ से भी बनेगा कि पटाऊ सिंड्रोम बीमारी में व्यक्ति के अंदर गुणसूत्र कितने पाए जाएंगे? 47। तो 47 गुणसूत्र पाए जाएंगे किसमें? पटाऊ सिंड्रोम में, क्योंकि 13वीं जोड़ी में। तो ये गहराई से पूछ सकता है कि जो है पटाऊ सिंड्रोम में किस जो है जोड़े में वृद्धि होती है? 13वीं जोड़ी में। तो 13वीं जोड़ी में वृद्धि होती है। ठीक, अब इसमें जब वृद्धि हो जाएगी तो शारीरिक अंग में भी तो वृद्धि होगी। तो शरीर में देखा होगा तुमने, कुछ लोग पैदा होते हैं तो एक अंगुली बढ़ जाती है, पता चले जो है एक बाइफरकेट होकर के 6 उंगली हुई, छंगा हो गया। जैसे हमारा बच्चा पैदा हुआ था तो 6 उसके 5 मतलब इनमें भी 2-2 उंगलियां थी, हाथों में भी पैरों में भी, छंगा था पूरी तरीके से वो। ठीक, तो अब जान पाए कि उसको पटाऊ सिंड्रोम था। ठीक है, तो एक तो ये पहचान हो गई पटाऊ सिंड्रोम की। और दूसरा जो है पटाऊ सिंड्रोम में कुछ लोगों को ये भी हो जाता है कि जो ऊपर के होंठ होते हैं वो कट जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत कम ऐसे मिलते हैं, जो 500-600-700 में एक व्यक्ति मिलेगा ऐसा। तो और छंगा भी बहुत कम मिलेंगे आपको, 500-600 में एक। और आपने एक उसकी मूवी आई थी, क्या नाम है, जिस ऋतिक रोशन वाली, और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा छंगे जो होते हैं काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जहाँ तक माना जाता है। मतलब तो उसमें जो है जो ऊपर का ओंठ कट जाता है कुछ लोगों में, तो वो भी पटाऊ सिंड्रोम है। मतलब वो जन्मजात पैदा होंगे तो ओंठ कटा रहेगा, ऊपर से ओंठ कटा रहेगा। तो ये पहचान है किसकी? पटाऊ सिंड्रोम वालों की। तो पटाऊ सिंड्रोम ये ऐसी मतलब जो है आनुवांशिक अव्यवस्था है, ये कोई बीमारी नहीं इसकी वजह से, ये आनुवांशिक अव्यवस्था है जिसके कारण इसमें जो है 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। 46 की जगह क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। और वृद्धि किसमें होगी? 13वें जोड़ी में वृद्धि हो जाती है। ठीक, अंग में वृद्धि हो जाएगी, हाथ पैर के शरीर के किसी अंग में वृद्धि हो सकती है, या फिर होंठ में जो है ऊपर वाला होंठ, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला होंठ ऐसे कट जाएगा। हमारे साथ एक वर्मा जी पढ़ते थे तो उनके भी होंठ कटे, यहाँ से कटा हुआ था। उस समय पढ़ाया था, बायो हाई स्कूल में पढ़े थे, तो हम लोग कहते थे अच्छा इनको पटाऊ सिंड्रोम है। ठीक, तो अब ये दूसरा है डाउन सिंड्रोम। अब इसका नाम ही है डाउन्स। देखो डाउन्स भूगोल में हम पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। हमको बीमारी भी यहाँ मिल गई घास के मैदान के नाम से। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और यहाँ पर है डाउन्स, यहाँ पर क्या है? डाउन्स। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए डाउन्स के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जो गेहूं की खेती के लिए, गेहूं की फसल के लिए जाने जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो भूगोल भी यहाँ पढ़ा दिया, डाउन्स का नाम आया इसलिए बता दिया। तो ये डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम होगा तो डाउन होगा, लेकिन क्रोमोसोम यहाँ भी बढ़ जाता है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम बढ़ता है 21वीं जोड़ी में बढ़ता है। भाई 22 जोड़ी होती है किसमें? ऑटोसोम में, दैहिक क्रोमोसोम में, दैहिक गुणसूत्र में, जिसमें 21वां जोड़ा जो होता है, 21वें जोड़े में एक वृद्धि हो जाती है। तो उसमें 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो जब एक वृद्धि हो जाएगी तो इसमें भी जोड़े कितने हो जाए, जोड़े क्या नंबर कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। तो इन दोनों में जो है गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। नॉर्मली क्या होता है? 46 होता है, लेकिन इसमें वृद्धि होकर के ये 47 हो जाती है। ठीक, अब इसमें देखो इसका उल्टा होता है, इसमें कद छोटा हो जाएगा। अब डाउन से समझ लो, डाउन का मतलब होता है नीचे जाना, नीचे जाना। तो यहाँ बच्चा जो है नीचे चला जाएगा, उसका कद छोटा हो जाएगा। आपने सर्कस में देखा होगा ठिगना बच्चा होता है। ठीक है, तो मतलब छोटा कद हो जाएगा। अब जब कद छोटा होगा तो बुद्धि का, ब्रेन का भी डेवलपमेंट नहीं होता है, मंद बुद्धि का भी बच्चा होगा वो। ठीक है, गोल सिर होगा। एक बच्चा हमको कहीं दिखाई देता है शायद, हाँ बहराइच में देखता हूँ, बहराइच में, यहाँ नहीं, बहराइच हम ससुराल जब जाते हैं तो मंगोलाइट टाइप का दिख जाता है हमको वहाँ पर। ठीक है, तो उसका सिर भी कैसा होगा? गोल होगा। और गोल सिर के व्यक्ति जो होते हैं वो मंगोलियंस होते हैं, मंगोलाइड होते हैं। तो इस बीमारी को मंगोलाइड बीमारी भी कहते हैं, इस बीमारी को मंगोलाइड बीमारी भी कहते हैं। किसको? डाउन सिंड्रोम को। और इसमें गर्दन और जीभ जो होते हैं, गर्दन मोटी हो जाएगी। गर्दन जैसे वैसे नॉर्मली होती है सही, तो गर्दन इसमें क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। और जिह्वा भी मोटी हो जाती है इस बीमारी में, गर्दन मोटी, जीभ मोटी, और आंखें तिरछा। ऐसा लगेगा कि वो जो है हमको देख रहा है, वो देख कहीं और रहा होगा। आंखें जो है तिरछी हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी बीमारी लेकर के आते हैं। अब इनमें बहुत सारी चीज़ की कमी है, मंद बुद्धि है, तो इनको मंगोलियन बेवकूफ़ कहा जाता है। मंगोलियन बेवकूफ़, मंगोलिया वाले होते हैं गोल सिर वाले डांटे कद के, तो वो मंगोलियन हो जाते हैं। लेकिन इनमें मंद बुद्धि होता है, बुद्धि का विकास नहीं होता है, तो इनको मंगोलियन बेवकूफ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता हो गई? डाउन सिंड्रोम। और ये भी मेल और फीमेल में होगा, महिला और पुरुष में हो सकता है। लेकिन मोस्टली अगर ऐसे बच्चे पैदा होने लगे, फिर उसके बाद में उनकी शादी हो जाए, तो उनके संतानों में भी ये जाएगी, तो संख्या बढ़ जाएगी। तो ईश्वर ने बड़ी सोच समझ करके व्यवस्था की कि ज़्यादातर मतलब शादी से पहले ही मर जाते हैं ऐसे बच्चे।
कम जीवित रहते हैं, मतलब 14-15 साल 18 साल ज़्यादा आते आते मर जाते हैं। ठीक, तो इनमें जो है कम उम्र में बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, तो इस तरीके से, नहीं तो संख्या बढ़ती जाएगी। अरे ईश्वर ने बहुत सोच समझ कर पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की रचना की है, बहुत ही सोच समझ करके सब कुछ बनाया है। ठीक, और अब हम लोग पढ़ते हैं आलोसोम से होने वाली बीमारियां। आलोसोम में गड़बड़ होने के कारण, ये तो एक ही जोड़ी होती है, 23वीं जोड़ी होती है। 23वीं जोड़ी जो होती है वो लैंगिक निर्धारण करती है, सेक्स डिटर्मिनेशन करती है, सेक्सुअल मतलब सेक्स क्या लिंग का निर्धारण करती है। तो इसमें वर्णांता बीमारी होती है। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें कौन सी बीमारी होगी, कलर ब्लाइंड। हम जब आँखों के बारे में पढ़ रहे थे तो रेटिना में हमने बताया था कि रॉड्स और जो है कोन्स पाए जाते हैं रेटिना में। तो रॉड्स के कारण क्या होती है, रतौंधी। ठीक, रॉड्स की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, रतौंधी। और कोन्स की कमी हो जाएगी तो रंग पहचानने में दिक्कत होगी। और इनको रंग, हरा को कहेंगे लाल, लाल को हरा, उसी में कन्फ्यूज रहते हैं। अब जब रंग में गड़बड़ होगी, वो हरा लाल, लाल को हरा कहेंगे, हरा को लाल कहेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए सिग्नल में बड़ी दिक्कत होती है। ड्राइवर वाइवर ऐसा हो, पता चले लाल बत्ती हो, हरा समझ के जो है घुसेड़ दे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। जब रेलवे में भर्ती होती है ड्राइवरों की, या जो है बस में, ट्रक में, या जैसे मतलब सरकारी उसमें भर्ती होती है ड्राइवरों की, तो वहाँ कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा नहीं, मतलब देखेंगे उनको दिखाई देगा, लेकिन रंगों में कन्फ्यूजन रहता है, उनको लाल और हरे में चक्कर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको, वर्ण मतलब होता है कलर, वर्ण का मतलब ही कलर होता है, रंग होता है। तो रंगों में हरे लाल में, तो प्रश्न पूछेगा काला पीला नीला हरा लाल, किस में कन्फ्यूजन रहता है, लाल और हरे में कन्फ्यूजन रहता है। हरे को लाल समझ बैठते हैं, लाल को हरा समझ बैठते हैं। तो वो लोग अपना ये मान लेते हैं कि अगर हमको ये हरा दिखाई दे रहा है तो ज़रूर लाल होगा ज़रूर लाल होगा, तो ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो अब ये कैसे, इसके हम लोग जो है 5 तरीके देख सकते हैं, ये कैसे जो है संतान के अंदर जाता है, जो माता पिता से किस तरीके से जाएगा। तो इसके 5 कंडीशन बनते हैं। ठीक है, वो 5 कंडीशन हम लोग देखते हैं। एक तो जो है इनमें से कोई ना कोई, इसमें क्या होता है कि ये बीमारी ज़्यादातर पुरुषों में होता है, महिलाओं में बहुत कम होता है। महिलाओं में होता है ऐसा नहीं, कभी स्टेटमेंट आ जाए कि वर्णांता बीमारी जो है सिर्फ पुरुषों में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। देखो हमेशा जो है, जो उसके वाक्य हैं उनको समझना चाहिए। सिर्फ पुरुषों में होता है, सिर्फ शब्द लग गया ना, सिर्फ नहीं होगा। पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। वर्णांता बीमारी अधिकतर सामान्य तौर पर या अधिक संख्या में किसको ये बीमारी होती है, पुरुषों को होती है। और महिलाएं जो होती हैं इसका क्या होती हैं, वाहक होती हैं। महिलाओं पर बैठ करके बीमारी चलती है, तो महिलाएं क्या होती हैं, इसकी वाहक होती हैं। अभी महिलाएं कैसे वाहक होंगी, इसमें देखो एक तो हमने इधर ले लिया, जैसे एक वर्णांध पुरुष, एक ले लिया हमने वर्णांध पुरुष। ठीक, और इसकी शादी करा देते हैं सामान्य महिला से, इसकी शादी करा देते हैं सामान्य महिला जो कि सामान्य, जिसके अंदर बीमारी नहीं। कौन सी बीमारी नहीं, वर्णांध, मतलब वैसे विकलांग वगैरह नहीं, महिला के अंदर जो है बीमारी ये वाली नहीं होनी चाहिए, वर्णांता की बीमारी नहीं हो, लेकिन पुरुष को बीमारी होनी चाहिए। कौन सी, वर्णांध की बीमारी। अब पुरुष के अंदर हमने बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन पुरुष ही करता है। इसके अंदर जो 23वां जोड़ा होता है वो एक्स और वाई होता है। ठीक, और महिला के अंदर सिर्फ एक्स होता है, यही तो जोड़ा हो गया। अब ये संतान में कैसे जाएगा देखते हैं, संतान कैसे किस टाइप की पैदा होगी। पुरुष वर्णांध है, इसमें क्या होता है, इसको एक्स फैक्टर बोलते हैं। इसमें जो है वर्णांता बीमारी में जो क्रोमोसोम का जो एक्स वाला क्रोमोसोम है वो क्या होगा, प्रभावित होगा, वाई नहीं होगा। कौन सा प्रभावित होगा, एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होगा। ठीक है, चाहे महिला का हो चाहे भाई, महिला में तो खाली एक्स है ही है, पुरुष में तो एक्स वाई है, तो वाई नहीं प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, एक्स प्रभावित होता है। अब ये प्रभावित हो गया तो मैंने इसको कर दिया सर्किल, अर्थात ये बीमार है, एक्स जो है बीमार है। अब देखते हैं अगर इनमें जो है संकर हुआ तो एक एक्स इसका आएगा और एक्स इसका आएगा। भाई मैंने बताया था सामान्य रूप से एक महिला का क्रोमोसोम आता है, एक पुरुष का, किसमें, जो है आलोसोम में एक जोड़ी होती है, तो एक महिला का क्रोमोसोम जाएगा, एक पुरुष का जाएगा। तो एक पुरुष का मान लो बीमार वाला चला गया, एक्स वाला, तो अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक्स तो बनेगा ही, एक्स, लेकिन एक्स बीमार बनेगा और ये एक्स महिला का आ जाएगा। तो अगर एक एक्स बीमार है, एक एक्स पे वर्णांत है, तो यहाँ पर जो अब ये पुत्री होगी ना,
XX होगा तो क्या होगी? पुत्री। महिला मैंने बताया था, महिला में गुणसूत्र XX होंगे तो ये पुत्री पैदा होगी। अब ये पुत्री क्या होगी? वाहक बनेगी। ये क्या बनेगी? वाहक बनेगी। ये बनेगी वाहक, 100% ये वाहक बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको जो है एक X इस यहाँ ले गए और एक X ये वाला ले आए, तो यहाँ भी एक X बीमार बनेगा, एक X सामान्य बनेगा। तो यहाँ भी पुत्री क्या बनेगी? वाहक बनेगी। अब यहाँ पे दो बात बनी, 50% पुत्रियाँ जो है, नहीं 100%, दोनों वाहक है ना, तो 100% पुत्रियाँ यहाँ क्या बनेंगी? वाहक बनेंगी। बीमार नहीं होंगी, बीमारी को ढो कर ले जाएंगी, आगे पैदा कर देंगी। ठीक है, बीमारी को ढो कर ले जाएंगी। तो दोनों 100% यहाँ पर क्या होंगी? जो बेटियाँ होंगी वो क्या होंगी? वाहक होंगी। ठीक। और यहाँ पर देखते हैं, अगर पुरुष का Y क्रोमोसोम आया और महिला का X आया, दोनों बढ़िया हैं, जिंदा हैं, मतलब जिंदा तो दोनों हैं, लेकिन क्या है? बढ़िया, हेल्दी हैं, इनके अंदर कोई बीमारी नहीं। और XY आया तो क्या बनेगा? लड़का बनेगा। तो यहाँ पर पुत्र होगा, और पुत्र क्या होगा? बिना बीमार हो, बीमारी नहीं होगी इसके अंदर। कौन सी? वर्णांता की बीमारी नहीं होगी। और मान लेते हैं Y यहाँ से ले लिए पुरुष का, और एक X बचा है, एक X ए वाला ले लिए, तो भी XY होगा यहाँ पर, ये भी पुत्र बनेगा, और ये भी पुत्र कैसा होगा? स्वस्थ होगा। इसको भी वर्णांता की बीमारी नहीं होगी। तो यहाँ पर एक रिजल्ट निकल करके आया, परिणाम निकल के आया कि अगर वर्णांध पुरुष से सामान्य महिला विवाह करती है तो फिर पुत्रियाँ जो है 100% क्या हो जाएंगी? वाहक हो जाएंगी, और पुत्र बड़े अच्छे होंगे, उनके अंदर वर्णांता बीमारी नहीं होगी। ठीक है। तो ये एक रिजल्ट तो ये निकल के आया। दूसरा रिजल्ट हम लोग देखते हैं, दूसरा रिजल्ट हम लोग चेक करते हैं, सामान्य महिला, हाँ महिला तो सामान्य ही है, और पुरुष जो है, महिला हो गया, महिला हो गई सामान्य, और पुरुष हो गया वाहक। वो महिला को वाहक बना, वो तो देख लिया, महिला हो गई वाहक। अब भाई वाहक वहाँ से आ गई तो वाहक यहाँ ले लेंगे ना, और पुरुष जो है आपका हो गया सामान्य, पुरुष जो है सामान्य होगा। भाई महिला वहाँ से बीमारी लेकर आ गई, अब मान लो बीमार महिला बीमार नहीं है, लेकिन वो उसके जो क्रोमोसोम है उसमें एक डिफेक्ट है, एक क्रोमोसोम में क्या है? डिफेक्टेड है, उसमें जो है वो बीमारी लेकर आ गई है। दोनों होती तब तो बीमार होती, तब तो वर्णांध होती, लेकिन अब वो दे देगी आगे जा करके दूसरे पुरुष से शादी करके, जो सामान्य पुरुष है जिसके अंदर वर्णांधता नहीं है। तो यहाँ पर भी सामान्य है तो XY दोनों क्या होंगे? हेल्दी होंगे, और यहाँ पर वाहक है तो एक डिफेक्ट होगी और एक सही होगी। ठीक है, एक क्रोमोसोम सही होगा, एक डिफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर क्या परिस्थिति बनेगी? अब यहाँ पर अगर ये X और ये X दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बना? एक X तो सही है और दूसरा X क्या? डिफेक्टेड है। तो यहाँ पर पुत्री पैदा होगी, लेकिन पुत्री भी क्या होगी? वाहक होगी, पुत्री भी वाहक होगी। और यहाँ पर ये X इसका ले लिया और ये एक इसका ले लिया, तो यहाँ पर दोनों X क्या है? सामान्य है, हेल्दी है। तो यहाँ पर ये पुत्री सामान्य होगी, पुत्री क्या होगी? ये सामान्य होगी, ये वाहक पुत्री होगी, और ये पुत्री क्या होगी? सामान्य होगी। और यहाँ पर इसका पुरुष का Y क्रोमोसोम ले लिया और इसका क्या ले लिया? X क्रोमोसोम। अब X डिफेक्टेड है और Y सही है, तो पुत्र, हालांकि यहाँ X डिफेक्ट है तो पुरुष वर्णांध हो जाएगा, पुरुष क्या होगा? वर्णांध हो जाएगा, यानी पुत्र जो पैदा होगा वो क्या होगा? वर्णांध। वो जो है उसके अंदर जो है लाल हरा पहचानने की क्षमता नहीं होगी। और एक स्थिति ये बनती है कि इसका X, ये Y ले लिया, इसका X ले लिया, तो एक X एक Y दोनों स्वस्थ हैं, तो यहाँ पर पुत्र बढ़िया होगा। पुत्र कैसा होगा? बढ़िया होगा, सामान्य होगा, नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट बना? यहाँ पर रिजल्ट बना कि एक पुत्री तो वाहक बनी, और मान लो 4 संतान पैदा होते हैं जिसमें 2 पुत्री और 2 पुत्र, तो उसमें क्या होंगे? एक पुत्री तो वाहक होगी और एक पुत्री सामान्य होगी, अर्थात 50% पुत्री जो है वाहक होगी और 50% पुत्री क्या होगी? सामान्य होगी। कब? जब सामान्य पुरुष से वाहक महिला शादी करेगी। और इसमें बेटे की बात करें, पुत्र की बात करें, तो इसमें एक पुत्र वर्णांध होगा और एक पुत्र क्या होगा? सामान्य होगा। अर्थात एक पुत्र डिफेक्ट हो गया तो 50% पुत्र क्या होगा? वर्णांध पैदा होंगे। अगर 50% मतलब आधे पुत्र कैसे पैदा होंगे? वर्णांध, और आधे पुत्र सामान्य पैदा होंगे। तो एक रिजल्ट ये बन गया। अर्थात इसको जो है प्रैक्टिस करना, तब ये रटना नहीं है, समझना है। इसको प्रैक्टिस करोगे जब ऐसे बना करके तो याद हो जाएगा।
ठीक है। तो सामान्य पुरुष से वाहक महिला शादी करेगी तो ये रिजल्ट बनेगा, ये दूसरा रिजल्ट निकल करके आएगा। अब तीसरे रिजल्ट की बात करते हैं। तीसरे रिजल्ट में सामान्य जो है पुरुष और वर्णांध महिला, महिला क्या होगी जो है वर्णांध होगी। अब भाई एक महिला वहाँ से वर्णांध आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, हालांकि अभी वर्णांध नहीं आई थी, वाहक आई थी, ठीक है। तो हम लोग लेकिन वर्णांध का देख लेते हैं। तो ये तीसरा कंडीशन होगा। ये कौन सा कंडीशन है, तीसरा। तीसरे कंडीशन में सामान्य पुरुष है तो XY क्रोमोसोम होगा जो कि नॉर्मल होगा, और वर्णांध महिला है तो दोनों इसके क्या होंगे, वर्णांध में महिला अगर वर्णांध है तो उसके दोनों खराब होंगे, दोनों X क्रोमोसोम क्या होंगे, डिफेक्टेड होंगे। पुरुष में तो सिर्फ एक ही X होता है इसलिए वर्णांध हो जाएगा, ठीक। और महिला में जब दोनों खराब, इसीलिए महिला वाहक होती बीमारी की। महिलाएं वाहक क्यों होती हैं, इसी वजह से, क्योंकि उनके अंदर XX होता है। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा, सामान्य पुरुष का X ले लिया हमने, ठीक है, और वर्णांध महिला का X ले लिया जो कि डिफेक्टेड है। तो यहाँ पर पुत्री होगी, और पुत्री क्या होगी, वाहक होगी। पुत्री क्या होगी, वाहक होगी, ठीक है। ये पुत्री होगी जो कि वाहक होगी। और पुरुष यहाँ पर एक X इसका ये सही ले लिया, ए ले लिया, दोनों डिफेक्टेड हैं, तो अर्थात ये भी जो है पुत्री वाहक होगी, ये भी पुत्री क्या होगी, वाहक होगी। तो दोनों पुत्रियाँ वाहक होंगी किसमें, जब सामान्य पुरुष किसी वर्णांध महिला से शादी करेगी, मतलब वर्णांध महिला किसी सामान्य पुरुष से शादी करेगी। और इसका Y ले लिया और इसका डिफेक्टेड X ले लिया, तो यहाँ पर जो पैदा होगा पुत्र XY, तो पुत्र क्या होगा, वर्णांध होगा, पुत्र क्या होगा, वर्णांध होगा। और इसका एक Y ये ले लिया और X ले लिया, यहाँ भी XY X डिफेक्टेड है तो पुत्र क्या होगा, वर्णांध होगा। अब यहाँ पर क्या रिजल्ट बन के आया, यहाँ पर रिजल्ट ये बना कि जब सामान्य पुरुष किसी वर्णांध महिला से शादी करता है तो उसकी दोनों पुत्रियाँ अर्थात 100% पुत्रियाँ सब क्या होंगी, वाहक होंगी। जितनी पुत्रियाँ पैदा होंगी सब क्या होंगी, कैरियर होंगी, साइकिल वाली कैरियर नहीं, वाहक होंगी। किसकी वाहक होंगी, वर्णांधता की वाहक होंगी। और जो पुत्र पैदा होंगे वो 100% क्या होंगे, वर्णांध होंगे। देख रहे हो, इसलिए सोच समझ के शादी करना, उसे चेक कर लेना, देख लेना हरा 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 और लाल समझ में आ रहा है कि नहीं, दिखा देना ये कौन सा रंग है, शादी देखने जाना जब, ठीक है। नहीं तो फिर पता चलेगा पुत्र से वर्णांध पैदा होंगे तो उनकी भर्ती नहीं हो पाएगी ठीक। तो इस तरीके से सामान्य पुरुष वर्णांध महिला से शादी करता है तो उसके पुत्र सारे क्या होंगे, 100% पुत्र उसके वर्णांध पैदा होंगे, और बेटियां सब वाहक होंगी जो ले जा कर के आगे शादी करेंगे वहाँ दे देंगी बीमारी, ठीक। तो ये हो गया तीसरा कंडीशन। ये कौन सा कंडीशन हो गया, तीसरा। अब हम लोग चौथे कंडीशन पे देखते हैं। चौथे कंडीशन में क्या होगा, पुरुष भी वर्णांध है, पुरुष वर्णांध है, महिला वाहक है। पुरुष जो है वर्णांध है और महिला वाहक है। महिला क्या है, वाहक। अब पुरुष वर्णांध है तो यहाँ पर XY इसके जो होंगे, X तो डिफेक्टेड होगा और Y से तो होगा ही नहीं, और वाहक महिला है तो इसका एक ये भी खराब होगा, X खराब होगा इसका भी। अब इसमें जो बच्चे बनेंगे, बच्चे जो जन्म लेंगे, तो X इसका ले लिया जो कि डिफेक्टेड है, और महिला का X ले लिया जो ये भी क्या है, डिफेक्टेड है। तो पुत्री पैदा होगी, और पुत्री क्या होगी, वर्णांध होगी। अंधी नहीं होगी, वर्णांध होगी, ठीक है। अंधी में तो फिर कह दिए, फिर उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, कलर का जो है दिक्कत होगी, लाल और हरे कलर का, तो ये वर्णांध होगी। कौन, क्या, पुत्री वर्णांध होगी। और दूसरी पुत्री की बात करते हैं, इसका एक मान लो इसका एक X ये ले लिया और इसका एक X ये ले लिया, तो एक X खराब है, एक X सही है, तो पुत्री तो पैदा होगी लेकिन वो वाहक होगी। पुत्री क्या होगी, वाहक होगी। तो पुत्री वाहक होगी। यहाँ से रिजल्ट क्या बनता है कि 50% पुत्री जो है वर्णांध होंगी और 50% पुत्री वाहक होंगे। और यहाँ पर जो है पुरुष का Y क्रोमोसोम और महिला का X जो कि डिफेक्टेड है, तो X डिफेक्टेड Y, तो ये पुत्र पैदा होगा, और पुत्र कैसा होगा, वर्णांध होगा। पुत्र जो है वर्णांध होगा। और इसका Y दूसरे वाले X से लग गया तो दोनों XY हेल्दी है, तो पुत्र क्या होगा, सामान्य होगा। पुत्र जो है सामान्य होगा। तो इससे क्या रिजल्ट बना, 50% मतलब वर्णांध पुरुष अगर वाहक महिला से शादी करता है तो फिर 50% पुत्रियां जो है वर्णांध होंगी, 50% वाहक होंगे। और पुत्रों की बात करें तो 50% पुत्र जो है वर्णांध होंगे और 50% पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। ये कब स्थिति बनेगी, चौथी स्थिति, जब जो है वर्णांध पुरुष और वाहक महिला। किताब में तो यहीं तक बताया गया है, पांचवा मैंने अपने दिमाग से लगा करके बना दिया है। हो सकता है भाई
कोई ज़रूरी थोड़े नहीं कि ऐसा ना हो। मान लो दोनों वर्णांध हो, शादी हो जाए, ऐसा किताब में मैंने बहुत ढूंढा, कहीं मिला ही नहीं हमको, लेकिन हमने यहाँ खुद बनाया। हमने कहा कुछ तो खोज करना चाहिए। अब 5वें कंडीशन हमारे पर बनाया हुआ है, उससे रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता है। मान लो पुरुष भी वर्णांध है, पुरुष भी वर्णांध है, महिला भी वर्णांध है। महिला देखा मैंने निकलती तो है, महिलाएं निकल तो रही वर्णांध, भाई तो होंगी नहीं। और कहीं शादी हो गया, भाई हम लोग खाली पोथी पत्रा मिलवाते हैं पंडित जी से कि कितने गुण से बन रहा है, और यही तो गुण है, 22 गुण से मिलते हैं शादी, यही तो गुण है क्रोमोसोम। आज तक हम यही जानते थे गुण कुछ और होता है, यही तो गुणसूत्र ही तो गुण है। कहते हैं 22 गुण से 23 गुण से शादी बनती है, मतलब 18-19 गुण से बने तो अच्छी नहीं मानी जाती, 22-23 गुण से बन जाए तो यानी सारे क्रोमोसोम आ जाने चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर 5वीं कंडीशन क्या बनती है, वर्णांध पुरुष है तो इसका X डिफेक्टेड होगा, Y तो सही होगा ही। वर्णांध महिला है तो दोनों डिफेक्टेड होंगे। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो क्या आएगा, इसका X डिफेक्टेड X पुरुष का और डिफेक्टेड X महिला का, दोनों डिफेक्टेड है तो महिला पैदा होगी पुत्री, और पुत्री क्या होगी, वर्णांध होगी, पुत्री वर्णांध होगी। ठीक, और इसका ये डिफेक्टेड X, इसका डिफेक्टेड X, दोनों ले यहाँ 100% पुत्री वर्णांध हो गई। तो दोनों पुत्रियाँ यानी 100% पुत्रियाँ क्या पैदा होंगी, वर्णांध। भाई जब दोनों वर्णांध हैं तो 100% पुत्रियाँ क्या होंगी, वाहक नहीं होंगी, वर्णांध होंगी। यानी कि अब ये दूसरी जगह बीमारी नहीं ले जाएंगी, खुद बीमार हो गई हैं, खुद बीमार हो गई, अब ये दूसरी जगह बीमारी ले नहीं जाएंगी, तो ये वाहक नहीं है, ये क्या है, बीमार हो गई हैं। और इसमें जो है बेटे में देखते हैं पुत्र में, तो इसका Y क्रोमोसोम और इसका डिफेक्टेड यानी एक डैमेज मिला कि नहीं, X डैमेज मिला, तो पुत्र जो पैदा होगा वो क्या होगा, वर्णांध होगा, पुत्र पैदा होगा वर्णांध होगा। और एक Y ये और एक X से ये भी डिफेक्ट है तो पुत्र यहाँ क्या होगा, वर्णांध। ले 100% रिजल्ट निकल गया। अगर दोनों वर्णांध हैं, पुरुष भी वर्णांध है, महिला भी वर्णांध है, तो सारी संतान 100% संतान क्या होंगी, सब वर्णांध होंगी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब वर्णांध पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट, 5वां रिजल्ट निकल करके आता है। भाई हो सकता है शादी, गुणसूत्र तो हम लोग, गुणसूत्र क्या, गुण मिलवाते हैं, गुणसूत्र थोड़े नहीं मिलवाते हैं, आप जो है गुणसूत्र मिलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वर्णांधता बीमारी ट्रांसफ़र होती है, वर्णांधता बीमारी इस तरीके से क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो ये 5 कंडीशन बनते हैं। और हीमोफीलिया जो बीमारी है, हम लोग दूसरी बीमारी देखते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो बीमारी है वो शाही रोग के नाम से भी जानी जाती है, इसको शाही रोग कहते हैं, शाही रोग, रॉयल डिजीज़ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज़। ठीक है, रॉयल डिजीज़ अर्थात शाही खानदान में बीमारी कहीं आई होगी पहले। और शाही खानदान कौन था पहले, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि ये बीमारी, हीमोफीलिया बीमारी किसको हुई थी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुई थी। इसलिए हीमोफीलिया बीमारी को शाही बीमारी भी कहते हैं, हीमोफीलिया बीमारी को शाही। और ये ज़्यादातर किस में होता है, पुरुषों में होता है, ये भी ज़्यादातर किस में होता है, पुरुषों में होता है। महिलाएं क्या होती हैं, इसकी वाहक होती हैं, महिलाएं इसकी क्या होती हैं, वाहक होती हैं। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, सामान्य तौर पर हमारे हाथ पैर में कहीं कट हो जाता है तो ब्लड का थक्का बन जाता है, वहाँ पर जो है मतलब प्रोटीन्स जो होते हैं वो आकर के जमा कर देते हैं और रक्त का थक्का जमा देते हैं। लेकिन इस बीमारी में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, जमता है आधे घंटे तक, 1-1 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर थक्का नहीं जमा, कहीं कट गया तो फिर ब्लड सब निकल जाएगा कि नहीं, कितना भी पट्टी वट्टी बांध दो तो उससे पट्टी थोड़े नहीं रुकने वाला है, वो तो जब तक नेचुरली उसके ऊपर भगवान प्लास्टर नहीं लगाएगा। प्लास्टर क्या भाई, थक्का, पोपड़ी जिसको कहते हैं, जब तक भगवान उसे पोपड़ी से प्लास्टर नहीं करेगा तब तक रक्त तो बहता रहेगा, हम चाहे जितना उस पर पट्टी लपेट लें, तो फिर 1-8 घंटे बहने के बाद फिर आदमी मर जाएगा। तो हीमोफीलिया बीमारी ऐसी है, इसमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये इस बीमारी में, तो यहाँ से याद रखना इतना कि किस बीमारी में, कौन से जन्मजात रोग में जो है जो रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये किस में देखा गया था, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के अंदर, इंग्लैंड की महारानी, हाँ मर गई होगी। तो लेकिन ये बीमारी मोस्टली किसको होता है, पुरुषों को होता है, और महिलाएं क्या होती हैं, इसकी वाहक होती हैं। महिलाओं के अंदर ये बीमारी के जो है जीन चले जाते हैं और वो लेकर के दूसरे बच्चे में दे देते हैं, पुत्र में दे देते हैं। ठीक, तो और एक बीमारी होती है टर्नर सिंड्रोम, एक बीमारी क्या होती है, टर्नर सिंड्रोम।
इसमें जो है जो आलोसोम है उसमें एक कमी हो जाती है। वैसे तो 2 एक्स आते हैं जो है महिलाओं से, उसमें महिलाओं में, लेकिन इसमें जो है एक ही एक्स आएगा। ये महिला में होता है। टर्नर सिंड्रोम बीमारी किसको होता है? महिला को होता है। तो याद रखना, टर्नर सिंड्रोम बीमारी सिर्फ किसको होता है? महिलाओं को होता है। अब देखो एक तो मिला कम से कम महिलाओं को होने वाली बीमारी। तो टर्नर सिंड्रोम बीमारी महिला को होता है और इसमें जो है 46 जोड़े की जगह 46 गुणसूत्र की जगह एक गुणसूत्र कम हो जाता है। तो गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। और एक कम कौन सा होता है? आलोसोम। एक कौन सा कम होता है? आलोसोम। आलू नहीं, आलोसोम। आलोसोम। आलोसोम अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, कौन सा? लैंगिक निर्धारण वाला, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला कम हो जाता है। एक्स होते हैं और एक्स में से सिर्फ महिला के अंदर एक ही एक्स आएगा, या पुरुष का एक्स वाई है तो उसमें जो है सिर्फ एक ही जो है मतलब क्रोमोसोम आता है। तो इससे एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 45। और जब एक गुणसूत्र कम हो जाएंगे तो जो बचपन में तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो उसमें शारीरिक विकास, खास करके लैंगिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, लैंगिक विकास, जननांगों का विकास सही नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्त्रियों को फिर बांझ कहा जाता है। ऐसी स्त्रियों को क्या कहा जाता है? बांझ कहा जाता है। ठीक है, तो बांझपन का ये शिकार हो जाती हैं। स्त्रियों के लिए बांझपन का शब्द इस्तेमाल करते हैं और पुरुष ऐसे होते हैं तो उनको नपुंसक कहा जाता है। तो ये बांझपन का शिकार होती हैं और ये कहलाती हैं मादा किन्नर। ये क्या कहलाती हैं? मादा किन्नर। ठीक है, देखा होगा तुमने जो है रेलवे में। ठीक, तो ये जो है टर्नर सिंड्रोम वाली होती है। ये क्या होती है? टर्नर सिंड्रोम वाली बीमारी होती है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45। तो टर्नर सिंड्रोम किसको होता है? महिलाओं को। पुरुषों को, अब पुरुष भी पीछे नहीं, भगवान ने सबको बराबर बनाया है भाई, सबको बराबर देंगे। कुछ मामले में महिलाएं तो अच्छी हैं जिनको खाली वाहक हैं, लेकिन यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नाम की एक बीमारी दे दी है। कौन सी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें भी क्या होता है? इसमें एक आलोसोम बढ़ जाता है। इसमें एक आलोसोम बढ़ जाएगा तो एक एक्स वाई तो है ही, पुरुष होगा। ये चूंकि पुरुषों में होता है तो एक्स वाई है, और चूंकि महिलाओं से जो है ये बढ़ता है तो इसमें एक्स क्रोमोसोम एक बढ़ जाएगा कि नहीं? तो एक्स क्रोमोसोम एक बढ़ जाएगा तो डबल एक्स वाई, ये 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे इसके अंदर। 23वां जोड़ा जो होगा उसमें कितने होंगे? 3 क्रोमोसोम होंगे। 2 की जगह कितने होंगे? 3। 2 तो एक्स होंगे और एक तो वाई है, पुरुष है तो वाई है। क्योंकि महिलाएं इसको लेकर आई हैं तो महिलाओं का एक इसके अंदर बढ़ जाएगा। तो अब ये क्या इसके अंदर जो है पुरुष तो होगा, लेकिन गुण किसके होंगे? महिलाओं के गुण होंगे। पुरुष तो होगा, महिलाओं के गुण होंगे। कुछ शारीरिक, जो पुरुष वाले शारीरिक अंग हैं उसका विकास नहीं होगा। पुरुष वाले शारीरिक अंग है उसका विकास, क्योंकि यहाँ पर लैंगिक विकास होता है इससे, तो पुरुष वाले शारीरिक अंग है उसका विकास नहीं होगा। महिला वाले शारीरिक अंगों का विकास हो जाएगा इसके अंदर, जैसे आवाज़ वगैरह थोड़ा सा पतली हो जाएगी। ठीक है, और बाकी और चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर्स बीमारी। तो ऐसे व्यक्ति को, इनके अंदर जो है स्पर्म नहीं बनते हैं, इनके अंदर स्पर्म नहीं बनते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं के अंदर जो है ओवम नहीं बनते हैं, ओवा नहीं बनता है, अंडाणु नहीं बनते हैं, तो वो बांझ हो जाती हैं। और ऐसे जो पुरुष होते हैं जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, उनके अंदर जो है स्पर्म नहीं बनता है, तो ये नपुंसक कहलाते हैं, नपुंसक कहलाते हैं ये। ठीक है, तो अब इनको कहते हैं नर किन्नर। इनको क्या कहते हैं? नर किन्नर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है कुछ बीमारी थी जो हमको कहाँ से मिलती हैं? जन्मजात जो लैंगिक बीमारी हैं, अर्थात इनका जो है 23वें जोड़े से ये बीमारी आती है। तो ये 4 प्रकार की लगभग मुख्य रूप से हैं। अब इनको एक, हालांकि ऐसे तो याद हो जाएगा, 2-3 बार आप देखोगे, लेकिन एक फार्मूला है, वट कहीं पड़ा है, वट कहीं पड़ा। वैसे पड़ा में तो ये लगाते हैं ना, नीचे ये लगाते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ ये जानबूझ के नहीं लगाया है, जानबूझ के नहीं लगाया है, तभी तो यहाँ पर ये वाली डाउन्स वाला लिखेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें वा से क्या हो गया? वर्णांधता। वा से क्या हो गया? वर्णांधता, वर्णांधता। और टा से हो गया टर्नर सिंड्रोम, टा से हो गया टर्नर सिंड्रोम। और का से हो गया क्या हो गया? हाँ, क्लाइनफेल्टर्स। क्या हो गया? क्लाइनफेल्टर्स, क्लाइनफेल्टर्स। और ही से हो गया हीमोफीलिया, ही से हो गया हीमोफीलिया। ठीक है, और पा से हो गया पटाऊ सिंड्रोम,
पा से हो गया पटाऊ, और डा से हो गया डाउन सिंड्रोम, डा से हो गया डाउन सिंड्रोम। हो गए सारे रोग, ठीक है। तो वट कही पड़ा है, वट कही पड़ा है, वट वृक्ष से याद कर लो, वट कही पड़ा है। वर्णांता टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और हीमोफीलिया और पटाऊ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो इस तरीके से ये सभी बीमारियां किससे आती हैं, वर्ण जो है आनुवांशिक रोग हैं, जेनेटिक रोग हैं, जो जन्मजात माँ बाप से बच्चों में आ जाते हैं ट्रांसफ़र होकर के, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है टॉपिक आज जो है जन्मजात रोगों का ख़त्म होता है।